सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। गैसियस स्टेट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये रिवीजन टाइप का है क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि अ, यहाँ पर जो भी हमारे पास गैसियस स्टेट में पढ़ रहे हैं, उसमें जैसे स्टार्टिंग में अगर हम आइडियल गैस को डिफाइन करते हैं ना, क्या आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस को डिफाइन करोगे तो आइडियल गैस एक्चुअली में क्या है, दोज गैसेस विच फॉलो पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन। हम पी वी इक्वल टू एन आर टी को भले ही बाद में डिराइव करते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है हमारा कि आपको पता है कि पी क्या है, इसमें प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन इज नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। तो यहाँ पर देखो, अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पी वी गोल्डन आर टी में हम कैसे सारी यूनिट्स को गवर्न करें, कैसे लें। जैसे मान लो आप प्रेशर को एटीएम में लेते हो, किस में, एटीएम में, तो वॉल्यूम को किस में लेना है, लीटर में लेना है, लीटर एटीएम चलेगा ये यूनिट, राइट। नंबर ऑफ मोल तो है ही। अब आर को किस में लेना होगा, आर देखिए लीटर एटीएम में इसको देखा जाए तो कितना होता है, 0.0821 होता है। लेकिन अब ये पॉइंट में कैलकुलेशन को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है, इसलिए हम इसको कैसे लेते हैं, 0.0821 को 1/12 लिया जाता है ना। आप डिवाइड करोगे 1/12, 1 को डिवाइड करोगे 12 से तो 0.082 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये फ्रैक्शन में बन गया तो और बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देता है ये क्वेश्चन को, राइट। और टी हर समय टेम्परेचर तो केल्विन में होगा ही, आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो एक ये सिस्टम हो गया हमारा कि क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व किए जाएंगे। दूसरा होता है कि जैसे हम, यही पी वी इक्वल टू एन आर टी है, राइट। तो इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर को किस में लो आप, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लो, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लेंगे, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलेंगे। तो वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा वॉल्यूम, ठीक है। एन तो नंबर ऑफ मोल है, तब आर गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू, यानी हम यहाँ पर एक्चुअल में एसआई यूनिट में चल रहे हैं, राइट। तो एसआई यूनिट में चल रहे हैं, तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो 8.314 फिर से पॉइंट में आ गया और कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट बना देता है, इसलिए इसको कितना लिया जाता है, 25/3 लिया जाता है कैलकुलेशन में, राइट। और टी हर समय किस में होगा, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा। तो ये कुछ मतलब ऐसे यूनिट सिस्टम है जिसको हमें हर समय क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखना है कि हम कौन सी यूनिट में गवर्न कर रहे हैं, कौन सी यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और कुछ जैसे हमारे पास यूनिट है, फॉर एग्जांपल यानी जो हमारे पास वॉल्यूम है उसके कन्वर्जन की, जैसे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, यू नो दैट, राइट। एंड बहुत बार डेसीमीटर क्यूब मिल जाता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है, डेसीमीटर क्यूब कुछ नहीं है, ये लीटर है, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। और कहीं लिखा रहेगा सीसी, यानी सेंटीमीटर क्यूब है एक्चुअल में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर लिक्विड है तो यही किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ईजी कर देंगे ना। तो एक बार अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ के बारे में बात किया हुआ था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, देयर आर मेनी क्वेश्चन, वी विल टॉक इन द एंड ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट, इनका रिवीजन करने के बाद। लेकिन अब सेकंड पर हम चलने वाले हैं, दैट इज़ चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो सेकंड देखिए, सेकंड कैसे जो आइडियल गैस लॉ इक्वेशन है, कुछ गैस लॉ हैं हमारे पास, ठीक है। जिसमें से हमने पहला देखा था क्या, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडियल गैस। सबसे पहला हमारे पास बॉयल्स लॉ था, एंड नाउ दिस वन इज चार्ल्स लॉ। तो सेकंड वन देखिए, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। सो इन दिस चार्ल्स लॉ, देखिए चार्ल्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है, बॉयल्स लॉ वाज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चार्ल्स लॉ इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करना है सैंपल का ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेम
अमाउंट ऑफ गैस के लिए होगा. सो वी कैन राइट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेम अमाउंट ऑफ गैस, राइट. इसके लिए क्या चार्ल्स ने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट. एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज नॉट इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज इन केल्विन. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी हम अगर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, V इक्वल टू K इंटू T. K इज कांस्टेंट हियर, नॉट केल्विन, ना, रिमेंबर दिस वन. यहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, K. और कोई दो स्टेट हमारे दो कंडीशंस हो जाएंगे, ये फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. अगर हम किसी गैस के सैंपल को एक प्रोसेस के थ्रू ले जा रहे हैं जिसमें क्या है हमारा प्रेशर कांस्टेंट, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, राइट. दिस इज द फॉर्मूला ना. अब इसका वही मेन पार्ट हमारे पास आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके एक दो ग्राफ हैं उसको देखना है. तो सबसे सिंपल ग्राफ देखिए, यहाँ से हमें मिलेगा, ये किसका फॉर्म है, y इक्वल टू mx का फॉर्म है ना, मैथमेटिकल फॉर्म. सो वी विल सी हियर दैट अगर ये हमारे पास v है और ये t है तो क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा. v इक्वल टू kx का ग्राफ है, v इक्वल टू kt का ग्राफ है, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन, राइट. अगर हमें ये बोला जाए कि चलिए आप ग्राफ प्लॉट कीजिए किसमें, v अपॉन टी, और किसमें आपको या तो इधर v ले लो या फिर t, दोनों में से कोई भी. तो आप देखो ये इस आपको v अपॉन टी इक्वल टू तो कांस्टेंट मिल रहा है, यानी ये तो हर समय कांस्टेंट ही जाएगा. v लो दूसरे एक्सेस पे, t डजंट मैटर, सो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा. दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. पर v अपॉन टी की वैल्यू यहाँ पर आप कहीं पर कोई भी वैल्यू लेंगे, v और t की वैल्यू एक्स एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. v अपॉन टी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक. और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ आता है यहाँ पर, उसको ध्यान रखना है कि जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ, राइट. सो लेट्स सी, ये हमारे पास एक्सेस ये है वॉल्यूम एट एनी टाइम, राइट, एट एनी टेम्परेचर T, एंड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T. सो राइट, सो लेट्स सी, अगर हम डिग्री, अभी हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे सारी चीज़ें केल्विन में गवर्न हो रही थी, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में लिया जाए तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा उसको देखना है आपको. यहाँ पर डिफरेंस देखिए इस तरीके से क्रिएट होगा कि अभी हम अगर V और T में ग्राफ प्लॉट कर रहे थे और हमारा क्या था, टेम्परेचर वाज इन केल्विन, उस केस में क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेकिन अब ओरिजिन से पास नहीं करेगा, अब ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगा. और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस से, यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, ठीक है, तो माइनस कितना डिग्री सेल्सियस होगा, -273 डिग्री सेल्सियस आएगा यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पर अब ये कर्व आएगा ना, अगर यही केल्विन होता तो यहाँ पर 0 केल्विन पे होता, ठीक है. और इसका जो हमारे पास स्लोप होगा वो थीटा होगा. और ये ध्यान रखना है कि ये जो इसमें जो tan थीटा होता है, अब डेरिवेशन करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा इसका, ठीक है, लेकिन इसमें जो tan थीटा होता है वो V0 अपॉन 273 होता है, ठीक है. इसमें जो थीटा है, एंगल थीटा, यानी स्लोप अगर पूछ दिया जाए आपसे, मान लो V0 पूछ दिया जाए और एंगल दे दिया है, तो tan थीटा आप निकाल सकते हो वहाँ से, और 273 का मल्टीप्लाई कर दोगे, V0 मिल जाएगा यहाँ से ना. तो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ फॉर द बॉयल्स लॉ, राइट. और ये कुछ सिंपल चीज़ें तो पता ही हैं कि हम अगर सपोज दैट केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है. ये तो बेसिक चीज़ है, ये पता होनी चाहिए सभी को, राइट. तो अब आगे बढ़ते हैं. ये हमारे पास था चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ग्राफ हैं वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया. अब है नेक्स्ट गैलुसैक लॉ, ठीक है, थर्ड. Gay-Lussac's law. So in Gay-Lussac law, what does Gay-Lussac law say? For same V and N,
v और n दोनों सेम कांस्टेंट होंगे, उस केस में क्या होगा, p विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और फिर वही हो जाएगा, देखिए p इक्वल टू के टी, कॉन्स्टेंट k हो गया, p अपॉन t इक्वल टू k हो जाएगा, राइट। p अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा ये हमें, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि p1 अपॉन t1 इक्वल टू p2 अपॉन t2, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो फिर से, ये जो हमारे पास आया है y इक्वल टू एम एक्स से, तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ग्राफ प्लॉट किया जाएगा p और t में, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर मैं p अपॉन t इससे अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए p अपॉन टी विल, यहाँ पर p ले लो या फिर t ले लो, डजेंट मैटर, हर समय क्या होगा, ये कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर v क्यों नहीं लिया गया कहीं पर, क्योंकि v तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, सेम है, उसको कहाँ से लोगे आप ना, वो तो उसको तो चेंज करना ही नहीं है हमें, फिक्स अमाउंट होगा हर समय। तो p अपॉन t विथ रिस्पेक्ट टू p और t विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर गैलुसैक लॉ। तो ये हो गया हमारा थर्ड, और इसी तरीके से हम फोर्थ पे चलेंगे, राइट। अब चलिए फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ जैसे हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, जिससे बहुत लोग फेमिलियर होंगे। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में क्या बोलता है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ना, टेम्परेचर और प्रेशर अगर आइडेंटिकल कंडीशन है तो किसी गैस का जो वॉल्यूम है उसके नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। और यही अगर हम देखते हैं कि एन या फिर एस की जब बात करते हैं वहाँ पर, तो क्या एन क्या होता है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ गैस इसका वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 लीटर आता है ना, ठीक है। यानी अगर हमने देखिए गैस का कोई भी गैस हो, डजन मीन ना, यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी गैस है, इसलिए किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। आइडेंटिकल यानी बहुत सारी गैस है, सपोज दैट गैस ABCD आपने लिया, और सभी के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन आइडेंटिकल है, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। उस केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन आइडेंटिकल है, मान लो सभी NTP पर हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सभी गैस का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 22.4 लीटर, अगर वो 1 मोल है तो सभी गैस कितने हैं, 1 मोल है, तो उस केस में क्या होगा, 20.4 लीटर आएगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब सभी को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपको पता है कि PV इक्वल टू NRT बनता है ना, ठीक है, PV इक्वल टू NRT इक्वेशन बनती है, सभी जितने भी अभी आपने पढ़े हुए हैं सबको अगर कंबाइन कर देते हैं तो, ठीक है। और R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ना, R की वैल्यू ध्यान रखना, R की वैल्यू 0.082 लीटर ATM पर मोल केल्विन, अपॉन में ही केल्विन है, ध्यान रखना, ठीक है, इज इक्वल टू 8.314 क्या है ये, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये सब ध्यान रहना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा कर दिया जाए कि PV अपॉन T इक्वल टू NR, राइट, PV अपॉन T इक्वल टू NR, N अगर नंबर ऑफ मोल गैस है, फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, और R तो कांस्टेंट है, तो अब दो कंडीशन के लिए ये भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, देखिए कि P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। सो लेट्स समराइज ऑल दिस लॉस बाय PV इक्वल टू NRT ना। अब ये देखो, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है अभी पहले का, केवल आपको PV इक्वल टू NRT के बारे में अगर पता है तो सारी चीज़ों को आप एक बार देख सकते हो कि हाँ ये कैसे आया हुआ है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ PV इक्वल टू NRT ना। we say it 7 wonders of PV equal to NRT, you know about 7 wonders, but here is also 7 wonder of PV equal to NRT. So let's see PV equal to NRT. I'm writing here 7 wonders of PV equal to NRT, ठीक है। PV equal to NRT के 7 वंडर हैं, राइट। और
जो आपने यानी कि पहले अभी पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। केवल ये जो है एक्चुअल में फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्रक्स जो हैं, न्यूएंसेस हमें पता होने चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं और बहुत डिटेल में थियोरी आप एक एक चीज़ याद नहीं कर सकते हो ना। तो ये है हमारा मेन कंक्लूजन अभी तक जो आपने जितना पढ़ा हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली नो डाउट आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए उसका ग्राफ, एटलीस्ट तो सभी के तो पता ही होने चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ भी तो पी इक्वल टू एन आर टी से ही आया हुआ है एक्चुअल में। देखिए सबसे पहला वंडर की अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स सी फर्स्ट वन। ठीक है, व्हाट इज़ फर्स्ट वन? फर्स्ट वन हमने बॉल्स लॉ पढ़ा था। देखिए कैसे बॉल्स लॉ आएगा, बॉल्स लॉ। अगर हम एन और टी इसमें कांस्टेंट कर दें, वही है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी में एन और टी अगर आपने कांस्टेंट कर दिया, यानी देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, आपने क्या क्या कांस्टेंट कर दिया यहाँ पर, एन और टी कांस्टेंट कर दिया। जैसे ही आपने एन और टी कांस्टेंट कर दिया, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यही तो हमारा आया था। ठीक है, बॉयल्स लॉ के लिए सेकेंड वंडर, सेकेंड में हम क्या करने वाले हैं, जैसे चार्ल्स लॉ आएगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कैसे आया था हमारा, हमने क्या किसको कांस्टेंट कर दिया था, प्रेशर को कांस्टेंट, यानी एन और पी क्या कर दें, सेम कर दें, कांस्टेंट कर दें। ठीक है, तो एन और पी जैसे हमने कांस्टेंट किया, पी वी इक्वल टू एन आर टी में देखिए हमारे पास क्या है, एन और पी कांस्टेंट करते ही हमारे पास क्या आएगा, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। यही तो हमारा क्या आया हुआ था चार्ल्स लॉ के लिए, या फिर हमने इसको क्या लिखा था, वी वन अपॉन वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या लिखा था, वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा था, राइट। ये तो चार्ल्स लॉ हो गया। थर्ड वन विल बी, लेट्स सी थर्ड वन, थर्ड वन क्या था, गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ में क्या था, आपने देखा था कि वॉल्यूम को हमने सेम कर दिया था, यानी एन और वी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब क्या आ जाएगा, एन और वी अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो एन और वी कांस्टेंट होते ही देखिए क्या बनता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से हमें क्या क्या कांस्टेंट करना है इसमें, एन और वी, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, जब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया तो पी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ल्स लॉ। अभी तो तीन आए, अभी कितने बचे हुए हैं, टोटल 7 है। ठीक है, तो अभी तो 4 बचे हुए हैं, 3 के बाद चलिए हम आगे देखते हैं नीचे, इसी में आगे बढ़ते हैं, राइट। या फिर हम एक फोर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ देखिए यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है आपका, एक डेंसिटी फार्मूला है। चलो डेंसिटी फार्मूला को हम यहीं पे देखेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो लेट्स सी ना, डेंसिटी यानी ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस पे स्पेशल अटेंशन दें, क्योंकि डेंसिटी से जब रिलेट करता है तो बच्चे क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये डेंसिटी कहाँ से आ गया पी वी इक्वल टू एन आर टी में। बट लेट्स सी डेंसिटी, डेंसिटी फॉर्मूला ना, डेंसिटी फॉर्मूला में क्या होगा, देखिए जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी है ना, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो एम क्या है, मास अपॉन कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ द दैट गैस आर टी। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन वी इंटू आर टी अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, M अपॉन V आ गया, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हाँ, तो अब P इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारा, यहाँ पे डेंसिटी का डेंसिटी आ जाएगा और आर टी अपॉन एम आ जाएगा, यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन आर टी। इस सिक्वेंस में याद रहेगा ना, डेंसिटी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर your with respect to density इन आइडियल गैस, और आइडियल गैस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और चलिए अगला हम इसका ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट दैट विल बी फिफ्थ वन। हाँ ठीक है, तो फिफ्थ में देखिए अगर मैं n को कांस्टेंट कर दूं,
अभी आपने इसके बारे में भी नोट किया था। एन को कांस्टेंट अगर कर दिया जाए, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी है, राइट, तो एन को कांस्टेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन टी, एन आर तो कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ये बन गया। ठीक है, दिस वन इज द फिफ्थ। अब चलो सिक्स में देखो, सिक्स इससे कैसे हम डिराइव करें, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी इससे आ जाएगी। ठीक है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, जब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पी और टी को हम कांस्टेंट अगर करते हैं, यानी प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे आप क्या आएगा, तो v अपॉन एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी तो हम लिख सकते हैं इसे ना, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब ये कितने हो गए हमारा टोटल, दैट इज, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। नाउ द लास्ट वन, दैट इज सेवन्थ वन। सेवन्थ वन देखिए, सेवन्थ वन कैसे करोगे आप, सिंपल है ये भी, कि सपोज दैट पी और वी कांस्टेंट होता है। अभी हमने किसी में भी पी और वी को कांस्टेंट नहीं किया है ना, तो यहाँ पर इसको देखो आप, सेवन्थ वाले को। ठीक है, अगर पी और वी क्या हो जाए, कांस्टेंट कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी ये अब हमारे पास देखो क्या क्या कांस्टेंट हो गया, पी और वी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी n इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी n1 t1 इक्वल टू n2 t2। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ओपन कंटेनर होता है, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कुछ गैस बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर चेंज हो गया, नंबर ऑफ मोल उसमें होंगे, कुछ स्केप आउट हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे ना। तो ये हमारे पास यही है सेवन वंडर ऑफ पी वी इक्वल टू एन आर टी, एंड दैट ये बहुत ही बेस्ट तरीका है सारे लॉज को, सारे रूल्स को याद रखने का, वन बाई वन फ्रॉम पी वी इक्वल टू एन आर टी से, राइट। तो होप कि ये इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक्चुअल में देखो, अब आगे जो है हमारा कुछ बैरोमीटर के बारे में है, यानी जो भी हम प्रेशर लिक्विड वगैरह का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं, बैरोमीटर से मेज़र करेंगे। ठीक है, और मैनोमीटर जो है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी गैस का प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कुछ हमारे पास अगर देखो आप, तो यहाँ पर दैट्स द ऑल अबाउट द पी वी इक्वल टू एन आर टी, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा उसी को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आने वाला है तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं, ढूंढ करके ना, बहुत सारे। ठीक है, और इन ये एक तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, प्रॉपरली परफेक्ट तरीके से लर्न होनी चाहिए। देखते ही क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इन 7 में से कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, सो यू विल डू बेटर इन दैट वे। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।